गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 24 नवंबर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। आइए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है आज का जनसत्ता कि वैष्णो देवी आपको पता ही है कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। तो वैष्णो देवी वहाँ पे रोपवे परियोजना को लेकर यहाँ पे कुछ दिनों से यहाँ पे हड़ताल चल रहा है। ठीक है, जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछेगा आपसे, कुछ बोलेगा कि त्रिकुटा पहाड़ी जो है किधर है। ये त्रिकुटा पहाड़ी को आप ध्यान रखिएगा। बोलेगा त्रिकुटा पहाड़ी किस राज्य में है, तो आपको पता है जम्मू कश्मीर क्या है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, ये भी याद रखिएगा। एक तरफ पहाड़ी का नाम दे देता है, दूसरी तरफ राज्य का नाम दे देगा, ये यूटी का नाम दे देगा। बोलिए मैच करके आप बताएं। ठीक है, तो त्रिकुटा पहाड़ी कहाँ पे है? यह है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, रोपवे योजना के कारण न्यूज में आ गया, मैंने इसलिए इसको लिया है। दूसरा टॉपिक देखते हैं। देखिए, एनसीसी कैडेट की संख्या जो है 20 लाख तक पहुंच गई। ये बहुत अच्छी न्यूज है। लेकिन एनसीसी कैडेट को लेकर जो क्वेश्चन पूछता है, आप देखिएगा यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर, देखिएगा तो वहां पे एनसीसी जो है ना किस मंत्रालय के तहत आता है, तो रक्षा मंत्रालय। किस मंत्रालय? रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। आप इसको ध्यान रखेंगे। और अभी जो संख्या है 20 लाख हो गया है, ये भी याद रखेंगे। ये जो है ना वर्दीधारी एक युवा संगठन है। क्या है? वर्दीधारी ड्रेस वाला ये लोग हैं, वर्दीधारी। और आप लोग बहुत लोग जो है एनसीसी से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, उसमें सी सर्टिफिकेट मिलता है जो अच्छे परफॉर्म करते हैं। और वर्दीधारी क्या होते हैं? वो युवा संगठन है और अपने अंदर जो है क्या करते हैं, वो लीडरशिप क्वालिटी को बिल्ड करते हैं और अपने अंदर छुपे हुए जो प्रतिभा है उसको निखारने का काम होता है। एनसीसी कैडेट में आप देखे होंगे जो लोग ज्वाइन हुए होंगे यहाँ पे। और ये स्थापना कब हुआ है इसका? 1948। ये सब तमाम फैक्ट को याद रखिएगा। स्टेटमेंट बना के पूछ लेता है, पूछा भी गया है एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कवर किया। और एनसीसी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं, इसको 1940 एक्ट में एक कानून बना के इसको स्थापित किया गया था। और जो है 76 वर्ष इसके पूरे हो चुके हैं। नेक्स्ट मूव करें हम लोग। चलिए, कृषि को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कृषि। एग्रीकल्चर तो बहुत मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पीटी के लिए भी। मेंस में कैसे पूछेगा कृषि को लेकर? बोलेगा कृषि जो है, कृषि के सामने क्या क्या चुनौती है, मेन से पूछेगा। चैलेंजेस क्या है? यहाँ पे जो आत्महत्या की समस्या किसानों में देखने को मिल रहा है, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? भारत अभी जो है कृषि आधारित जो है अर्थव्यवस्था होने के बावजूद प्रोडक्शन जो यहाँ पे बहुत कमी देखने को मिल रहा है। और जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है भारत का, तो उसमें कृषि किस तरह से योगदान देगा फूड सिक्योरिटी के लिहाज से? कृषि को लेकर जो क्या क्या तमाम जो है मुद्दे उभर कर आ रहे हैं। एमएसपी को लेकर मुद्दे उभरता है। ठीक है, आत्महत्या को लेकर होता है। यहाँ पे बहुत लो इनकम है, किसान को डबल इनकम करने के लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस है। ये तमाम चुनौती देखने को मिलता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, जीडीपी में क्या योगदान है, क्या चैलेंजेस है, भारत जो है कृषि को डेवलप करने के लिए सरकार ने क्या योजनाएं चला रखी है। ठीक है, ये तमाम क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है। पीटी के लिहाज से यही पूछेगा। एमएसपी लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। एमएसपी जो है ये क्या है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक फुल फॉर्म याद रखिएगा। एमएसपी को सिफारिश कौन करता है? तो एक संस्था है सीएसएपी, जो 1965 में बना था, लेकिन 1985 में इसका नाम बदल के सीएसएपी कर दिया गया था। पहले इसका नाम क्या था? कृषि लागत आयोग। ठीक है, कृषि लागत आयोग नाम हुआ करता था, 1965 में बना था। ये हो गया। एमएसपी में कितने फसल आते हैं? तो 22 फसल आते हैं और एक गन्ना भी शामिल है, कुल 23 फसल आता है यहाँ पे। एमएसपी क्या है? डेफिनेशन याद रखिएगा। ये सरकार जो है किसान को आश्वस्त करती है कि अगर पैदावार या उपज बहुत अधिक हो जाएगा तो उसका जो है कीमत गिरने नहीं देंगी, ये आश्वासन है। किसान बोलता है इसको आप गारंटी दीजिए। ओके, फिर यहाँ पे आप ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति शब्द देख रहे हैं ना, इसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? तो 1966-7 में इसको शुरुआत किया गया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है खाद्य जो प्रोडक्शन है, जो कृषि उपज उसको बढ़ाने के लिए किया गया था। बहुत सारे क्रांति को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। हरित क्रांति का फादर जो भारत में किसको कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, ये भी याद रखिएगा। इनको इस बार क्या मिला है? भारत रत्न मिला है, इंपॉर्टेंट है। और इस बार इनका निधन भी हो गया है। और फ्लड जो रिवॉल्यूशन है, फ्लड रिवॉल्यूशन जो आपको पता ही है, दूध के प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। वर्गीस कुरियन का नाम याद रखिएगा। कोऑपरेटिव जो मूवमेंट था, उसके फादर जो थे पटेल करके नाम याद रखिएगा, है ना। तो ये तमाम फैक्ट जो एग्जाम में पूछे गए हैं, अब यकीन नहीं होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको यही सब क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा। ये जो है इस कोटेशन को याद रखिएगा, मेंस आंसर राइटिंग में या ऐसे पेपर में काम आएगा आपको।
एक आधुनिक शिक्षक का काम क्या होता है? जंगलों को काटना नहीं बल्कि रेगिस्तान को सींचना होता है। आधुनिक शिक्षक के बारे में बात हो रहा है। कभी भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है, एजुकेशन क्वालिटी को लेकर प्रश्न आता है, तो आप यहाँ पे कोटेशन देके आंसर को शुरुआत कर सकते हैं। आज संडे का दिन होता है तो पी चिदम्बरम जी का आर्टिकल यहाँ पे आता है, बहुत अच्छे आर्टिकल लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है कुल मिलाकर जो बात किया गया है, अभी राष्ट्रपति इलेक्शन हुआ है अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, वो सरकार में आएंगे तो भारत पे क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, भारत के रिश्तों के साथ क्या प्रभाव पड़ेगा, चाइना के साथ जो अमेरिका का संबंध है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पे डिस्कशन किया गया। लेकिन जो एग्जाम में पूछता है याद रखिएगा, देखिए भारत के साथ चाइना और रसिया व्यापार करते हैं, मतलब भारत के साथ दोनों के साथ व्यापार है, ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट बना के पूछता है, और दोनों के साथ जो है ना भारत का जो है ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट करने का मतलब क्या है, हम लोग इंपोर्ट यहाँ से ज़्यादा करते हैं, चाइना से और रसिया से बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट इन दोनों देशों को बहुत कम करते हैं, इसी को ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। लेकिन चाइना और अमेरिका के बारे में बात करें तो चाइना भी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर देता है अमेरिका को, अमेरिका के साथ भी ट्रेड डेफिसिट है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, स्टेटमेंट बना के। देखिए चीन के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा, ठीक है, व्यापार घाटा इसका भी चलता है, ये हो गया। दूसरा क्या है, संरक्षणवादी क्या होता है? देखिए पेट्रोनिज्म कॉन्सेप्ट क्या होता है, कोई भी देश जो है ना अपना हित पहले जाता है, नेशनल इंटरेस्ट पहले देखता है। तो नेशनल इंटरेस्ट कब अपना फॉलो करेगा? जब वहाँ के लोगों को, अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करेगा, उसी को संरक्षणवादी कहते हैं। जैसे कि अन्य देशों के साथ व्यापार हो रहा है, एक्सपोर्ट हम लोग को ज़्यादा कर रहा है वो, तो वहाँ पे क्या कर देंगे, ट्रेड वहाँ पे शुल्क लगा देंगे या नियमों को कड़ा कर देंगे, तो इसको बोलते हैं संरक्षणवादी। एक है एंटी डंपिंग, जो है शुल्क क्या होता है, एंटी डंपिंग जो ड्यूटी होता है क्या होता है? मान लीजिए कोई सामान, अभी क्या हो रहा है कि चाइना जो है एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो यहाँ पे जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बोले हैं कि हमारे जो रोजगार को छीन रहा है, प्रोडक्शन यहाँ पे जो है नहीं हो पा रहा है चाइना के कारण, क्योंकि बहुत सस्ते में माल को जो है यहाँ पे क्या कर देता है, सप्लाई कर देता है। तो अमेरिका अब इस पर ट्रेड लगा देगा, मतलब शुल्क लगाएगा, कड़ा कर देगा, तो चाइना क्या करेगा, अब यहाँ से ना करके भारत को यहाँ पे क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। सपोज कीजिए जो डेवलपिंग कंट्री उसको यहाँ पे सप्लाई कर देगा, तो भारतीय चीज को समझ रहा है कि सस्ता में यहाँ पे कर देगा, डंपिंग कर रहा है, तो ऐसे में क्या करेंगे, शुल्क लगा देते हैं ताकि वो डंप कम करे, तो इसी को बोलते हैं डंपिंग शुल्क। ओके, चलिए फिर H1 वीजा, H1B1 जो वीजा है ना, किस देश से जुड़ा हुआ है, अमेरिका से। अमेरिका में जो विदेशी लोग जो काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं ना, वो H1 वीजा के आधार पर ही काम करते हैं वहां पे। अब आते हैं बहुभाषिता को लेकर, पूरा का पूरा आर्टिकल जो है ना बहुभाषिता, कुल मिलाकर भाषा पे लिखा हुआ है। पहले जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता देख लीजिए, हमारे संविधान का 8 जो शेड्यूल है वो भाषा से जुड़ा हुआ है, कुल 22 भाषा यहाँ पे जुड़ा हुआ है। बोलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा कितना है, तो 22 भाषा है। 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 3 बार संशोधन हुआ है, कुल 22 भाषा को जोड़ा गया है। बिहार एग्जाम देने जा रहे हैं, मैथिली याद रखिएगा, मैथिली को भी यहाँ पे कानूनी दर्जा, माफ कीजिएगा, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है मैथिली 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत। मणिपुर को 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है इसको शामिल किया गया था, ठीक है। मणिपुर न्यूज में इसलिए मैंने आपको बता दिया। अभी क्लासिकल लैंग्वेज कितना है, 11, पहले 6 हुआ करता था लेकिन 5 नया जुड़ गया है। 5 कौन जुड़ा है, याद रखिएगा, मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बांग्ला, ये 5 नए जुड़े हैं। पहले था तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, कन्नड़, उड़िया, ये 6 लैंग्वेज याद रखिएगा। कौन कमेटी बना है भाषा को लेकर, ये कमेटी का नाम भी याद रखिए, हेड वाला का नाम, क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये भाषणी जो शब्द आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, पूछेगा एग्जाम में कि भाषणी शब्द जो चर्चा में रहा वो क्या चीज है, तो एक जो है ट्रांसलेटर है, ठीक है, ट्रांसलेटर है, मतलब ये भाषा को चेंज करता है। और आपको बता दें, ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है भोजपुरी को लेकर, भोजपुरी को यहाँ पर डिमांड क्या कर रहा है, जो भोजपुरी जो भाषा है ना, लगभग 5 करोड़ जो आबादी बोलने वाला भोजपुरी भाषा है, और उसको संवैधानिक दर्जा का यहाँ पर डिमांड किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिमांड के कारण ये आर्टिकल लिखा हुआ है। इसके बाद बात करेंगे हिंदी भाषा को लेकर। देखिए अब हिंदी भाषा जो है ना, वर्ल्ड पे अगर बात करें, वैश्विक स्तर पे बात करें, तो सबसे ज्यादा भाषा बोला जाता है इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा, उसके बाद मंदारिन, ये देखिए अंग्रेजी के बाद मंदारिन जो चाइना लैंग्वेज है, मंदारिन। 3rd नंबर पे अपना हिंदी आता है। तो हिंदी के विकास को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, ठीक है, यहाँ पे ये आर्टिकल छपा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक जो बोली जाने वाली भाषा हिंदी है वैश्विक स्तर पे, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा, 3rd नंबर पे अपना हिंदी आता है। लेकिन अगर भारत में पूछेगा कि सबसे अधिक कौन सा लैंग्वेज का यूज होता है, तो हिंदी। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा, यूएनओ
जो यूनाइटेड नेशन है वहां पे हमारा अस्थायी प्रतिनिधि कौन है, जो परमानेंट एम्बेसडर कौन है, तो पी हरीश, नाम याद रखिएगा। पहले रुचिरा कंबोज हुआ करती थी लेकिन वो रिटायर कर गई, रुचिरा कंबोज, अब कौन हो गए, पी हरीश। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखेंगे। और हिंदी बोलने वाला जो लोग जो है ना 60 करोड़ की आबादी है लगभग। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार 1949 में जो है बोला गया था। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है कि बिहार में लोकसभा सीट कितना है, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टिक करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जैन धर्म के प्रवर्तक जो महावीर थे, 24वें तीर्थंकर थे, उनको मोक्ष कहाँ पे, किस जगह पे प्राप्त हुआ था, तो बिहार में काफी फेमस जगह है, आपको यहाँ पर बताना है। देसर कथा जो पुस्तक है ना, इसको लिखने वाले कौन थे, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया है, तो याद रखिएगा ये आने की पूरी संभावना है। और जो इंपॉर्टेंट है ना उसी क्वेश्चन को यहाँ पर डाल रहे हैं ताकि आपका रिवीजन भी होते रहे और एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व भी कर पाए। ये लोग क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 5-6 बार तो हम ही देखे हैं इसको। 1632 में बिहार में पटना शहर में कौन सा कंपनी ने अपना फैक्ट्री को स्थापित किया गया था, ब्रिटिश, डच, पुर्तगाल, फ्रेंच। 4 स्टेटमेंट आपको सही बताना है। 100 से लेकर 999 तक में 9 कितनी बार आएगा आपको यहाँ पर बताना है कैलकुलेट करके। मैथ के क्वेश्चन को भी यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है। 11 और 90 के बीच में कितनी संख्या है जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है, ये बताना है आपको। 1 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होता है, ये भी बताना है। बिहार में तेल शोधक जो कारखाना है किस जगह पे है, आपको ये बताना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। फिर यहाँ पे वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में प्रश्न दिया गया है, आपको यहाँ पे जवाब देना है। सबसे भारी धातु कौन सा है यहाँ पे, उसका जवाब देना है। मैथ की क्वेश्चन है, सॉल्व करना आपको, सॉल्व करके क्या आंसर आएगा, इसको भी सॉल्व करना है और इसको भी सॉल्व कीजिएगा। थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। मणिपुर को और अरुणाचल प्रदेश दोनों का लोकेशन याद रखिएगा, कौन कौन सा राज्य के साथ सीमा साझा कर रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश असम के साथ कर रहा है और नागालैंड के साथ कर रहा है, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। फिर आसियान कंट्री मेंबर में याद रखिएगा वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, फिर सिंगापुर और इंडोनेशिया। नॉर्थ से साउथ जो अरेंज करने के लिए देता है। ईरान का लोकेशन देख लीजिए, कैस्पियन सी के साथ बाउंड्री साझा है और आपका पर्शियन गल्फ के साथ और गल्फ ऑफ ओमान के साथ। फिर देख लीजिए बिहार का मैप, नेपाल के साथ किस किस राज्य के साथ सीमा, माफ कीजिएगा, कौन कौन जिला जो है सीमा साझा करता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे बिहार मैप। फिर मेडिटेरियन सी के बारे में देख लीजिएगा, इजिप्ट के साथ बाउंड्री साझा है, इजराइल और लेबनान के साथ। यहाँ पे ब्लू लाइन जो है ना काफी न्यूज में चल रहा है, ब्लू लाइन एक बाउंड्री है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, रेड क्लिफ है ना, उसी तरह ब्लू लाइन है लेबनान और इजराइल के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए लिंक जो है, पीडीएफ लिंक आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा या वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।